दोस्तों, पुलिस प्रशासन आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन आप ज़रा ये सोच कर तो देखिए कि अगर पुलिस खुद अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो फिर वो आम आदमी की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक होटल के एक कमरे के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी की नग्न अवस्था में डेड बॉडी बरामद होती है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है, तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है कि जिसे जानने के बाद हर कोई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार गलती किसकी थी और गलत है कौन। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना शहर की। पटना के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एक होटल है जिसका नाम है मीनाक्षी। ये बात है 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल इसी मीनाक्षी होटल के कमरा नंबर 305 में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ है जिसका नाम है संजय कुमार। संजय होटल मैनेजर विकास के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं कमरा खाली कर रहा हूँ, एक बार आकर कमरा चेक कर लीजिए। विकास जब कमरा नंबर 305 को चेक करने के लिए जानता है, तो देखता है कि कमरा नंबर 305 के बगल का ही कमरा नंबर 305 का दरवाज़ा खुला हुआ है। कमरे के भीतर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, जिसे देखकर होटल मैनेजर विकास को लगता है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए जानने के लिए कमरे के भीतर प्रवेश करता है, लेकिन होटल मैनेजर विकास जैसे ही कमरे के भीतर प्रवेश करता है, तो कमरे का नज़ारा देखकर विकास के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के फर्श पर एक महिला पुलिसकर्मी की डेड बॉडी पड़ी थी, जो बिल्कुल नग्न अवस्था में है, और उसकी वर्दी बेड पर पड़ी हुई थी। विकास जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, तो काफ़ी डर जाता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ होटल में पहुंचती है और जाकर कमरा नंबर 305 का काफ़ी बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि महिला के सीने पर गोली मारी गई है और कमरे के फर्श पर काफ़ी मात्रा में सिंदूर बिखरा हुआ है और बेड पर 2 पिस्टल भी पड़ा हुआ है। पुलिस जब इस पूरी घटना के बारे में होटल मैनेजर विकास से पूछताछ करती है, तो विकास कहता है कि साहब 19 अक्टूबर को एक व्यक्ति ने पति और पत्नी के नाम पर कमरा बुक करवाया था, जिसका नाम है गजेंद्र कुमार यादव, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो कि जहानाबाद जिले के दमुआ गांव का रहने वाला है। और जो डेड बॉडी कमरे में पड़ा हुआ है, वो किसी और का नहीं बल्कि गजेंद्र की ही पत्नी शोभा कुमारी का है। पुलिस सबसे पहले शोभा कुमारी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को लगता है कि शायद शोभा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति गजेंद्र ने ही किया है। इसलिए पुलिस सबसे पहले तो अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज करती है और फिर गजेंद्र से पूछताछ करने के लिए अगले ही दिन 20 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र के गांव दमुआ में उसके घर जाती है। लेकिन पुलिस जब गजेंद्र के घर जाती है, तो मालूम चलता है कि गजेंद्र अपना घर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस की वहां मुलाकात गजेंद्र के पिता रामाशीष यादव से होती है। रामाशीष जो अपने ही गांव का चौकीदार रह चुका है, लेकिन कैंसर का मरीज है और बिस्तर पर पड़ा हुआ है। पुलिस जब रामाशीष से उसके बेटे के बारे में पूछताछ करती है, तो रामाशीष कहता है कि साहब, मेरा बेटा 17 अक्टूबर को दिल्ली गया है मेरी ही बीमारी की दवाई लाने के लिए, 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन पुलिस कहती है कि गजेंद्र ने अपनी पत्नी शोभा कुमारी की हत्या कर दिया है। पुलिस जैसे ही हत्या करने की बात रामाशीष को बताती है, तो एकदम से गजेंद्र के घर में कोहराम मच जाता है। पुलिस वहां से खाली हाथ वापस तो आ जाती है, लेकिन वहां के नज़दीकी थाने से संपर्क करके गजेंद्र के ऊपर नज़र रखने को कहती है। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन गजेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। गजेंद्र का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, तो आखिरकार पुलिस मजबूर होकर 28 अक्टूबर 2023 को फिर से दमुआ गजेंद्र के घर जाती है
और उसके पिता रामाशीष को ही अपनी हिरासत में ले लेती है और उसको लेकर पटना चली जाती है। जैसे तैसे इस बात की जानकारी गजेंद्र को मालूम चल जाता है। इधर गजेंद्र को जब मालूम चलता है कि पुलिस ने उसके ही पिता को हिरासत में ले लिया है, तो आखिरकार 30 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र जहानाबाद की जिला अदालत में जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। इधर पुलिस वालों को जब मालूम चलता है कि गजेंद्र ने अदालत में सरेंडर कर दिया है, तो पुलिस भी अदालत जाती है और कुछ दिनों की रिमांड पर लेकर गजेंद्र को अपने साथ पटना पहुंच जाती है और फिर गजेंद्र से उसकी ही पत्नी शोभा कुमारी की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। गजेंद्र भी पुलिस के सवालों के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन गजेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई ये सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस मामले में गलत कौन है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 6 साल पहले। गजेंद्र जो 2 भाइयों में सबसे बड़ा है। गजेंद्र अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है। गजेंद्र जो पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है। गजेंद्र पढ़ाई लिखाई करके अपना एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, क्योंकि गजेंद्र के पिता गांव के ही चौकीदारी का काम करते हैं, इसलिए गजेंद्र के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है। गजेंद्र अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई के दौरान ही अपने ही इलाके में एक कोचिंग खोल लेता है, जिसमें बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाने लगता है। देखते ही देखते उसका कोचिंग बेहतर तरीके से चल पड़ता है और उसके इलाके के काफ़ी लड़के और लड़कियां गजेंद्र के कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए आने लगते हैं, जिनमें से एक है शोभा कुमारी। शोभा भी जब गजेंद्र के पास पढ़ाई करने के लिए जाती है, तो गजेंद्र को शोभा पसंद आ जाती है और आखिरकार साल 2018 में गजेंद्र और शोभा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, तो गजेंद्र शोभा से शादी करने का फैसला कर लेता है। शोभा भी गजेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए गजेंद्र जाकर अपने पिता से बातचीत करता है और शोभा से शादी करने के लिए कहता है। गजेंद्र के पिता भी इस शादी की मंजूरी दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने बेटे के सामने एक शर्त रख देते हैं कि शादी के बाद तुमको हमारे साथ ही रहना होगा। गजेंद्र भी अपना प्यार पाने के लिए अपने पिता की शर्त को मान लेता है और फिर दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद गजेंद्र अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह पर किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। गजेंद्र जो अपने पिता से अलग रहता है, तो इसकी भी एक वजह है। दरअसल गजेंद्र जब 13 साल का था, तभी एक लड़की के पिता ने गजेंद्र का अपहरण कर लिया था और ले जाकर अपनी ही बेटी से जबरदस्ती उसकी शादी कर दिया था। दरअसल बिहार के कई जिलों में आज भी ये प्रचलन है कि लोग जब अच्छे भले परिवार का लड़का देखते हैं, तो जबरदस्ती उसका अपहरण करके अपनी बेटी से उसकी शादी करवा देते हैं। गजेंद्र की जब शादी हो जाती है, तो उसके बाद गजेंद्र के पिता भी रीति रिवाज के तहत इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। लेकिन यह शादी गजेंद्र की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए गजेंद्र उस लड़की के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होता है। शादी के बाद गजेंद्र अपने घर में तो आ जाता है, लेकिन जैसे ही बालिग हो जाता है, तो अपने पिता से कहता है कि जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है, मैं उस लड़की के साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता हूँ। जब अपनी पहली पत्नी के साथ रहने से साफ इनकार कर देता है, तो आखिरकार कुछ दिनों के बाद पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। इसलिए गजेंद्र जब शोभा के साथ शादी करता है, तो दूसरी जगह पर किराए का कमरा लेकर शोभा के साथ रहने लगता है। 1 साल का समय जब गुजर जाता है, तो गजेंद्र एक बच्ची का पिता भी बन जाता है। लेकिन गजेंद्र जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन चाहकर भी उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। इसी दौरान बिहार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकलती है। गजेंद्र अपनी पत्नी का फॉर्म भर देता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी को पढ़ाता भी है। इधर शोभा जब पुलिस की परीक्षा देती है, तो उसका सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है और फिर शोभा ट्रेनिंग करने के लिए पटना चली जाती है। उसके बाद गजेंद्र अपनी बच्ची को लेकर अपने पिता के पास छोड़ देता है।
इधर शोभा जब पटना में आकर ट्रेनिंग करने लगती है, बीच बीच में जब भी उसको मौका मिलता है तो जाकर अपनी बेटी से भी मुलाकात कर लेती है। इधर गजेंद्र को भी जब मौका मिलता है खुद पटना आकर अपनी पत्नी शोभा से मुलाकात कर लेता है। लेकिन शोभा जब अपनी ट्रेनिंग करती है तो इसी दौरान शोभा की धीरज नाम के लड़के के साथ नज़दीकी और प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। धीरज एसएससी की तैयारी कर रहा है। धीरज और शोभा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो उसके बाद शोभा के अंदर भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। शोभा ना तो अपनी बच्ची से मुलाकात करने के लिए जाती है और ना ही अपने पति गजेंद्र से भी बातचीत करती है। जब शोभा के अंदर काफ़ी बदलाव आ जाता है तो इधर गजेंद्र को भी अपनी पत्नी को लेकर शक होने लगता है। लेकिन गजेंद्र इसके बावजूद भी अपनी पत्नी से कोई पूछताछ नहीं करता है। जुलाई 2023 में एक दिन गजेंद्र पटना चला जाता है। गजेंद्र जब पटना पहुंचता है तो अपनी पत्नी शोभा को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर घूमते हुए देखता है। गजेंद्र जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है तो उसको देखकर गजेंद्र के सीने में आग लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी गजेंद्र अपनी पत्नी से कोई पूछताछ नहीं करता है, बल्कि सीधे अपने घर चला जाता है और फिर अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में सोचकर काफ़ी चिंता में रहने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है गजेंद्र को अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी नफरत होने लगती है। गजेंद्र सोच लेता है कि अगर उसकी पत्नी मेरी नहीं हो पाई है तो वो दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती है। इसलिए गजेंद्र अब अपनी पत्नी शोभा को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। इसी षड्यंत्र के तहत 17 अक्टूबर 2023 को गजेंद्र अपने पिता रामाशीष से कहता है कि मैं आपकी दवाई लाने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। घर से तो निकलता है लेकिन गजेंद्र दिल्ली ना जाकर सीधे पटना चला जाता है। 19 अक्टूबर 2023 को पटना पहुंचता है। मीनाक्षी होटल में जाकर कमरा नंबर 303 बुक कर लेता है और जब घर से निकलता है तो अपने साथ एक बैग भी रख लेता है और उस बैग में 2 पिस्टल भी रख लेता है। 19 अक्टूबर की रात को लगभग 9 बजे के आसपास गजेंद्र अपनी पत्नी शोभा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं पटना में एक होटल में ठहरा हुआ हूँ, तुम मिलने के लिए आ जाओ। हालांकि गजेंद्र शोभा से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, तब कहीं जाकर शोभा कहती है कि ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। अगले दिन 20 अक्टूबर 2023 को सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास शोभा अपने पति से मिलने के लिए मीनाक्षी होटल के कमरा नंबर 303 में पहुंचती है। लेकिन शोभा जैसे ही कमरे के भीतर प्रवेश करती है, गजेंद्र जब अपनी पत्नी को देखता है कि उसकी मांग में सिंदूर नहीं है तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। गजेंद्र कहता है कि अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है तो मैं सिंदूर भी लाया हूँ और मैं अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भर देता हूँ। लेकिन शोभा इसके लिए साफ मना कर देती है। जैसे ही मना कर देती है, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में फिर से जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो सिंदूर की डिब्बी फर्श पर बिखर जाती है और सारा सिंदूर फर्श पर इधर उधर बिखर जाता है। बिखरे हुए सिंदूर को जब गजेंद्र देखता है तो उसके अंदर इस तरह से गुस्सा भर जाता है कि तुरंत ही अपने बैग से पिस्टल निकालता है और अपनी पत्नी के सीने पर सटाकर फायर कर देता है, जिसकी वजह से घटना स्थल पर ही शोभा की मौत हो जाती है। उसके बाद गजेंद्र शोभा के शरीर पर जो वर्दी थी उसे उतार कर बेड पर रख देता है। दोनों पिस्टल को भी बेड पर ही रख देता है और वहां से लगभग 9:30 बजे के आसपास होटल से बाहर निकलता है और वहां से सीधे दिल्ली निकल जाता है। वाकई में दोस्तों, गजेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस गजेंद्र को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।